7 अगस्त को मक्का में 3 देश एक साथ एक टेबल पर बैठे हुए थे। कागज पर दस्तखत भी हो जाते हैं और उसी पल मिडिल ईस्ट का पूरा सिक्योरिटी नक्शा जो है वह बदल जाता है। सऊदी अरेबिया आपका, पाकिस्तान हो गया आपका और तुर्की हो गया आपका। अब अगर इनमें से किसी एक देश पर भी दोस्तों हमला होगा ना, तो ये माना जाएगा कि तीनों पर हमला हुआ है। कहें तो एक नया मिलिट्री ब्लॉक जो है वह बन गया है, जिसे दुनिया इस्लामिक नेटो कह रही है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत दोस्तों यहाँ पर यह है कि इसमें एक देश के पास शामिल है न्यूक्लियर हथियार। जी हाँ दोस्तों, और वो देश है पाकिस्तान। अब दोस्तों जरा आप यहाँ पर ये सोचिए, क्या आपको लगता है कि यह अलायंस सिर्फ डिफेंस के लिए बनाया गया है या इसके पीछे कुछ और बड़े गेम चल रहे हैं? कमेंट में दोस्तों आप हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आगे जो बताऊंगा उसे शायद सुनकर आपका दिमाग जो है वो घूम जाएगा। दोस्तों सवाल यहाँ पर यह नहीं है कि यह डील हुआ या नहीं हुआ। सवाल दोस्तों यहाँ पर यह है कि इसका असली निशाना कौन है? क्या ईरान है या इजराइल है या अमेरिका है या फिर भारत है? आज पूरी टाइमलाइन हम आपके सामने खोल कर रखेंगे कि कैसे एक अटैक से शुरू हुआ यह कहानी आज एक न्यूक्लियर अलायंस तक पहुंच गया है और भारत इसमें कहां पे खड़ा है। तो आइए इन सभी चीज़ों को हम लोग गहराई से देखते हैं। लेकिन दोस्तों हम उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट भी करेंगे कि दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वो सब्सक्राइब करके हमारी आवाज़ को और ज़्यादा मजबूत करिए, ताकि हम देश दुनिया की खबर ऐसे ही उठाकर आपके सामने एकदम सही तरीके से रख सकें। आइए देखते हैं दोस्तों यह पूरा मामला है क्या। दरअसल दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 9 सितंबर 2025 से, जब इजराइल एक एयर स्ट्राइक करता है। इस बार दोस्तों गाजा में एयर स्ट्राइक नहीं हुआ था, ना ही ईरान में हुआ था, बल्कि एक ऐसे देश में हुआ था जो खुद को न्यूट्रल मानता है, और वो देश था कतर। निशाना बनते ही हमास के नेगोशिएशन जो सीज फायर की बातचीत के लिए वहां मौजूद थे, इसी हमले में एक कतरी अफसर की जान भी चली जाती है। यह हमला पूरे गल्फ रीजन के लिए एक अलार्म बन जाता है। संदेश साफ था, अगर इजराइल एक न्यूट्रल देश तक को नहीं बकस रहा है तो अगला नंबर किसी का भी हो सकता है और कभी भी आ सकता है। और अमेरिका जो दशकों से इस इलाके का सिक्योरिटी गार्ड बना बैठा था, उस पर एक शब्द भी नहीं बोलता है। क्या आपको लगता है कि अमेरिका जानबूझकर छुप रहा है या वाकई वो इजराइल को रोक नहीं पाया था? तो यही सवाल अपने आप में बहुत ज़्यादा मायने भी रखता है, क्योंकि इसी सवालों के जवाब में गल्फ देशों ने अपना अगला कदम जो है वह तय कर दिया। उसी महीने सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ एक मिलिट्री पैकेट साइन कर देता है। पूरी डिटेल आज तक पब्लिक नहीं हुई है, पर इतना कंफर्म है कि इसमें न्यूक्लियर प्रोटेक्शन क्लॉज की भी बात हुई थी, यानी ज़रूरत पड़ने पर पाकिस्तान अपने परमाणु हथियार सऊदी अरेबिया को हिफाजत के लिए इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों इसी साल फरवरी में अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करते हैं। ईरान जवाब में गल्फ के अमेरिकी बेस पर ऑयल फैसिलिटी पर हमला शुरू कर देता है। और यह चौंकाने वाली बात तो दोस्तों यहाँ पर यह थी कि दर्जनों एयरक्राफ्ट, दर्जनों ड्रोन होने के बावजूद, हथियार ड्रोन के बावजूद, इतने सारे हथियार होने के बाद भी अमेरिका खुद अपने बेस तक को ठीक से बचा नहीं पाता है। और हाँ दोस्तों, अगर दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत अपने बेस नहीं बचा पा रही है तो छोटे गल्फ देश अमेरिका पर कैसे भरोसा रखेंगे? यही वो पल था जब इन देशों को लगा कि अब अपनी सुरक्षा खुद संभालनी होगी। और दोस्तों इसके बाद मार्च में तुर्की जो है वह आगे आता है, सऊदीया और पाकिस्तान से बात शुरू करता है। और महीने की बातचीत के बाद 7 अगस्त को यह गठबंधन एक फॉर्मल शक्ल ले लेता है। अब दोस्तों आप यहाँ पर ये सोचिए कि कमर्शियल के बारे में तुर्की की नेटो, ट्रेड, आर्मी और ड्रोन टेक्नोलॉजी, सऊदी के पास और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है, और पाकिस्तान की फ़ौज और इस्लामिक दुनिया का इकलौता न्यूक्लियर आर्म्स है। तीनों मिलकर एक ऐसा ताकत बनते हैं जिसे नज़रअंदाज करना दोस्तों कहें तो बड़ा आसान भी नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर रिपोर्ट ये भी बताती है कि यह सिर्फ शुरुआत है। मिस्र, कतर, सीरिया, यूएई जैसे देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं। हालांकि हर देश की अपनी मजबूरियां हैं। यही से सबसे दिलचस्प सवाल भी दोस्तों शुरू होता है, अगर यह अलायंस ईरान से ख़तरा को देखते हुए बना है तो जब ईरान ने सऊदी की ज़मीन पर मिसाइल दागी थी तब पाकिस्तान बचाने क्यों नहीं आया था? क्या इसका मतलब यह है कि इस डिफेंस पैकेट का ईरान अपवाद है, या फिर कलेक्टिव डिफेंस का मतलब अभी सिर्फ इंटेंशियल शेयरिंग तक सीमित है, असली मिलिट्री दखल तक नहीं पहुंच पाया है अभी? तो दोस्तों आप ही हमें बताइए, क्या कोई डिफेंस ट्रीट बिना असली मिलिट्री एक्शन के कोई मतलब रखता है, या यह सिर्फ एक दिखावा है, ताकत जताने का एक और एंगल है? इजराइल इस पूरे
गठजोड़ से बाहर बहुत ज़्यादा असहज भी फील कर रहा होगा। इजरायली लीडरशिप महीनों से इसे उभरता हुआ सुन्नी एक्शन बता रही है और तुर्की को अगला संभावित टारगेट माना जा रहा है। लेकिन जानकार बताते हैं कि इजराइल सीधे इन तीनों देशों में से किसी पर भी हमला नहीं करने का जोखिम नहीं उठा सकता है, क्योंकि सऊदीया के पास तेल की ताकत है, पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है और तुर्की खुद नेटो का हिस्सा है। तो दोस्तों, अगर सीधा खतरा किसी से नहीं है, फिर यह डील बनाई किसके लिए गई है? जवाब छुपा है अमेरिका के दबाव में। ट्रंप प्रशासन लंबे समय से चाहता है कि सऊदी अरेबिया भी अब्राहम एक्सकॉर्ड को ज्वाइन करके इजराइल के साथ रिश्ते को नॉर्मलाइज कर दे, जैसे यूएई पहले से कर चुका है। यहाँ तक कि सऊदी की सिविल न्यूक्लियर डील को भी इसे शर्त से जोड़ा जा रहा है। मई में जब यूएई ईरान सीजफायर पर बात चल रही थी, तब ट्रंप ने खुद गल्फ के कई नेताओं को फ़ोन पर यह मांग रखी थी। क्या यह सिर्फ कूटनीतिक है? दोस्तों, सवाल यहाँ पर यह है कि क्या यह एक कूटनीतिक है? यह एक खुलेआम दबाव नहीं है एक संप्रभुता देश पर। आप क्या सोचते हैं? क्या सऊदी अरेबिया को अमेरिका के इस दबाव के आगे झुकना चाहिए? हाँ दोस्तों, ये नया गठबंधन सऊदी को एक तरह का बफर भी देता है, यह कहने के लिए कि हमारे पास और भी रास्ते हैं, हम अकेले नहीं हैं, हमें हर शर्त मानने की मजबूरी नहीं है। लेकिन इस सबके बीच स्टेट ऑफ हार्मुज में शिपिंग अभी तक ठीक से सामान्य तरीके से नहीं हो पाई है। बाब अल मिडल ईस्ट में हेतु रिवेलेंस ने फिर से सऊदी समर्थित फोर्स पर हमले शुरू कर देते हैं। एक भारतीय जहाज भी इसी बीच वहां डूब चुका है, यानी पूरा रीजन अभी भी आग के करीब खड़ा हुआ है। अब इसमें एक और परत है दोस्तों, इसमें एक और परत है और यह भारत के लिए सीधा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस पाकिस्तान को दुनिया से आइसोलेट करने की कोशिश हो रही है, वही पाकिस्तान अब अमेरिका ईरान संघर्ष में मध्यस्थता की भूमिका निभाता दिखाई दे रहा है। सीज फायर बातचीत के लिए वेन्यू तक पाकिस्तान बनाया है और अंतिम समझौता को इस्लामाबाद मेमोरेंडम नाम भी दिया गया है। साथ ही पाकिस्तान उन 14 देशों में शामिल है जो बाब अल मेंडब और रेड सी के शॉपिंग रूट्स की सुरक्षा के लिए सऊदी नेतृत्व वाले मेरिटम्स अलायंस को सपोर्ट कर रहा है। क्या आपको नहीं लगता है कि कुछ साल पहले तक कर्ज में डूबा पाकिस्तान का इस तरह क्षेत्रीय ताकत बनकर उभरना हमारे कूटनीतिक के लिए एक चेतावनी की घंटी है? तुर्की पहले से कश्मीर मुद्दे पर भारत विरोधी रुख रखा है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को हथियार सहयोग देकर अपना पक्ष जाहिर भी कर चुका है। इसी हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी और इजरायली पीएम नेतन्याहू के बीच फ़ोन कॉल पर रणनीति साझेदारी बातचीत करने की बात हुई है। भारत का यह इजराइल के करीब जाना कूटनीतिक रूप से समझ आ सकता है, लेकिन जब पूरा मुस्लिम विश्व अपनी नई सुरक्षा व्यवस्था खड़ी कर रहा है, तब भारत के गैर गुटनिरपेक्ष वाले रुख की छवि पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ फॉर्मल संधि से दूर रहना तटनीत नहीं होता है, बाकी दुनिया को देखने वाली पोजीशन भी उतना ही मायने रखती है। दोस्तों, कुल मिलाकर तस्वीर यह बनती है कि यह अलायंस पूरी तरीके से एंटी ईरान भी नहीं है, पूरी तरीके से एंटी इजराइल भी नहीं है। यह असल में एक जवाब है अमेरिका की उस असंगत सुरक्षा गारंटी को जिसने बार बार गल्फ देशों को अकेले छोड़ा है, और साथ ही यह पाकिस्तान के लिए एक सुनहरा मौका भी है। कर्ज के संकट से निकलकर क्षेत्रीय ताकत बनने का मौका है। सवाल अब दोस्तों यहाँ पर यह है, क्या यह गठबंधन आगे और फैलेगा? क्या पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर छतरी औपचारिक रूप से कहें तो सऊदी और तुर्की तक बढ़ाएगा? और सबसे ज़रूरी सवाल है, क्या भारत की विदेशी नीति इस बदलते हुए मिडिल ईस्ट से खुद को संभाल पाएगी, या हम एक एक करके अपने पुराने दोस्त को खोते चले जाएंगे? तो आपकी इसमें राय क्या है? क्या भारत को भी अपनी नॉन अलायंस पॉलिसी पर दोबारा सोचना चाहिए, या इजराइल के साथ खड़े रहना ही सही रणनीति है? नीचे दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको ये जानकारी हमारी कैसे लगी है, हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी है? दोस्तों, अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई है, वीडियो को लास्ट तक देख लिए हैं, तो बस दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।